आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। शंघाई ताउन तंजीम SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस चीन के शहर तियानजिन में आज शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और 2 तरफा मीटिंगें करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफा के शोबे में खुद किफालत हासिल करने की कोशिश मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए निहायत अहम है। हौजी ग्रुप ने तस्दीक की है कि उसके वजीर आजम अहमद अर्राहवी यमन में इसराइल के फजाई हमले में हलाक हो गए और भारत ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में 16वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो चैंपियनशिप की तारीख में पहली मर्तबा सोने के 50 तमगे जीत कर सरे फहरिस्त रहा। अब खबरें तफसील से। शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराहाने मुमलिकत कौंसिल का 25वां इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए तियानजिन पहुंच गए हैं। इस 2 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस में 20 से ज्यादा मुल्कों के आला रहनुमा और 10 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराह शिरकत कर रहे हैं। चीन की सदारत में साल 2025 को पायदार तरक्की का SCO साल करार दिया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से। शंघाई के जज्बे को बरकरार रखते हुए शंघाई ताउन तंजीम SCO की पेशरफ्त के मौजू पर शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोजा इजलास आज तियानजिन में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल तियानजिन पहुंचे, जहां हवाई अड्डे से होटल तक उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बड़ी तादाद में लोग वजीर आजम को देखने और मिलने के लिए जमा हुए। इस मौके पर भारतीय मौसीकी के मारूफ असातिज़ा से तरबियत याफ्ता चीनी नज़ाद फनकारों ने भारतीय साजों के साथ रूह परवर क्लासिकी मौसीकी पेश की, जिसने इस्तकबालिया तकरीब को यादगार बना दिया। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में SCO की गुज़िश्ता 25 साल की कामयाबियों का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा आइंदा 10 साल के लिए तरक्याती हिकमत अमली वज़ा की जाएगी और अहम मामलात पर गौर व खौज किया जाएगा, जिनमें इलाकाई सलामती, बाहमी रवाबित, पायदार तरक्की, इंसदाद दहशतगर्दी और सकाफती ताउन शामिल हैं। वजीर आजम ने मोदी की सरगर्म शिरकत से भारत के रोल को मजीद तक़वियत फराहम होने और रुकन मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन और इज़हार एकजहती को नई रफ्तार मिलने की तवक्को है। तियानजिन से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मीटिंगें करेंगे। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी तन्मय लाल ने कहा कि SCO 3 लानतों दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी की रोकथाम करने के मकसद से कायम किया गया था, जो आज भी एक चैलेंज बना हुआ है। एक इलाकाई प्लेटफॉर्म के तौर पर SCO मेंबरान के दरमियान वसी शोबों में ताउन पाया जाता है। The program elements for the upcoming 25th SCO summit in Tianjin include a welcome banquet dinner in the evening of 31st August, and the main summit will be held on the next day, Monday, 1st September. And in addition to this, Prime Minister is expected to hold some bilateral meetings on the sidelines of the SCO summit. भारत SCO का 2017 से रुकन है। 2022-23 के दरमियान भारत ने SCO के सरबराहाने मुमलिकत कौंसिल की सदारत की जिम्मेदारी भी निभाई है। SCO में 10 मेंबर ममालिक हैं। भारत के अलावा इनमें बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 125वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा।
इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि दिफा के शोबे में खुद किफालत महज एक मुतबादिल नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की और बका के लिए लाजमी शर्त है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मानना है कि खुद कफील भारत ही मुल्क की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी और सालमियत को महफूज रख सकता है। वजीर दिफा ने ये बात कल नई दिल्ली में एक दिफाई कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कही। जिस आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की बात मैं कर रहा हूं उसे प्रोटेक्शनरिज्म की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, परंतु डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस किसी प्रोटेक्शनरिज्म का मुद्दा है ही नहीं, बल्कि यह सॉवरेंटी का एक मुद्दा है और यह नेशनल ऑटोनॉमी का भी मुद्दा है। और यही नहीं बल्कि मैं यह मानता हूं यह भारत के आत्मविश्वास का भी मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि ये ऑपरेशन मुल्क की बढ़ती हुई देसी दिफाई सलाहियतों की एक दरख्शां मिसाल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ठिकानों पर मुल्क में ही तैयार किए गए आलात का इस्तेमाल करते हुए मुसल्लह अफवाज के दुरुस्त हमलों ने ये साबित कर दिया कि कोई भी मिशन बसीरत, तवील तैयारी और तालमेल के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ऑपरेशन सिंदूर चंद दिनों की जंग और पाकिस्तान पर भारत की फतेह की कहानी लगता है, लेकिन इसके पीछे बरसों की स्ट्रेटेजिक तैयारी और दिफाई मंसूबा बंदी शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की अफवाज की मेहनत और मुल्क में ही तैयार किए गए दिफाई साजो सामान पर इन्हिसार ने इस ऑपरेशन को मौसर और फैसलाकुन तौर पर कामयाब बनाया। सुदर्शन चक्र मिशन को मुल्क के मुस्तकबिल की सिक्योरिटी के लिए एक इनकलाबी तब्दीली लाने वाला करार देते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मिशन का मकसद दिफाई और जारहाना दोनों टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल पूरे मुल्क में अहम मकामात को मुकम्मल फजाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अपने लोकसभा हल्के गांधीनगर में नए सिरे से तैयार करदा एक बाग और 2 नए तामीर शुदा शहरी सेहत मराकज की इमारतों समेत अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन AMC के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह आज शाम अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मिशन मिलन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर 2 शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वो गांधीनगर शहर में एक सरकारी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। यमन के हूसी ग्रुप ने कहा है कि इस हफ्ते के अवाइल में राजधानी सना पर इसराइल के फजाई हमलों में हूसी ग्रुप के हिमायत वाली सरकार के वजीर आजम अहमद अर-राहवी और दीगर कई वज़रा हलाक हो गए। ये ओहदेदारान पिछले 1 साल के दौरान सरकार के कामकाज का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा एक वर्कशॉप के दौरान निशाना बनाए गए। हूसी ग्रुप ने मजीद कहा है कि इसराइल के फजाई हमलों में कई दीगर वज़रा जख्मी भी हुए थे, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हूसी ग्रुप ने कहा कि हुकूमत का कामकाज जारी रहेगा और इसराइल के खिलाफ जल्द ही जवाबी हमला करने का अज़्म किया। हूसियों ने 2014 में सना पर कब्जा कर लिया था और बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा यमन की सरकार को अदन में महसूर कर दिया था। इसराइल के फजाई हमलों में सना के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 10 अफराद हलाक और 102 दीगर जख्मी हो गए। इक़्तिसादी माहिरीन ने रवा माली साल की अप्रैल ता जून सहमाही में भारत की शरह तरक्की में जबरदस्त इजाफे की सताइश की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की मईशत तमाम तर तवक्कुआत से तजावुज़ कर गई है। माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर यशवीर त्यागी ने कहा कि भारतीय मईशत की कारकर्दगी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बेहतर रही है। 7.8% की तरक्की पहले के अंदाजों से नुमाया तौर पर ज्यादा है, जो एक मुस्बत अलामत है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट के इक़्तिसादियात के शोबे में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश जी पराडवा के मुताबिक मानसून की अच्छी बारिश और ज़रई पैदावार में नुमाया इजाफे के सबब GDP में खातिर ख्वाह तरक्की हुई है। भारत की GDP गुज़िश्ता साल की चौथी सहमाही में 7.4% थी, जबकि साल ब साल की बुनियाद पर मौजूदा पहले साल की सहमाही में नुमाया इजाफे के साथ ये 7.8% हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा।
اور انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کو بڑھانے کا سہرا پردھان منتری جن دھن یوجنا کو ہے۔ ان کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب بھارت کی جی ڈی پی رواں مالی سال کی اپریل تا جون سہمائی میں بڑھ کر 7.8% ہو گئی ہے۔ یہ اضافہ 5 سال سہمائیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اندور کے رنگ بھاسا گاؤں میں سرکاری بینکوں کی مالی شمولیت مہم سنترپتی شیور سے خطاب کرتے ہوئے جناب ملہوترا نے کہا کہ مرکزی حکومت اور آر بی آئی نے 11 سال پہلے بینکوں کے ساتھ مل کر جن دھن یوجنا شروع کی تھی، جس سے ملک بھر میں ترقی ہوئی ہے۔ پنجاب 1988 کے بدترین سیلاب کے بعد سے تاریخ کے سب سے تباہ کن سیلاب کا سامنا کر رہا ہے۔ ریاست کے باندھوں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے، جس کی وجہ سے صورتحال اور زیادہ بدتر ہو گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پنجاب کے آبی وسائل کے وزیر بریندر کمار گوئل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملحقہ ریاستوں سے پانی کے بڑے پیمانے پر بہاؤ نے صورتحال کو تباہی میں بدل دیا ہے۔ اب تک پنجاب کے 1018 گاؤں سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ صرف گرداسپور میں ہی ان کی تعداد سب سے زیادہ 323 ہے۔ 60,000 ہیکٹیئر سے زیادہ اراضی سیلاب کی زد میں ہونے کے سبب فصلوں اور مویشیوں کو نقصان پہنچنے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق گرداسپور، فیروزپور، فاضل کا کپورتھلا اور امرتسر سمیت سیلاب سے متاثر ضلعوں سے اب تک کل 11,330 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ فوج، فضائیہ، بی ایس ایف، این ڈی آر ایف اور پنجاب پولیس اور رضاکارانہ تنظیموں سمیت پنجاب پولیس سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر راحت اور بچاؤ مہم چلا رہی ہے۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے لیے خبرنامے کے لیے میں شبانہ بیگم۔ ہماچل پردیش میں مانسون ابھی بھی سرگرم ہے اور محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے کچھ علاقوں میں شدید بارش کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ریاست کے قدرتی آفات سے متاثرہ ضلعوں میں سڑک رابطے کو بحال کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ چمبا بھرمور سڑک کو کلسوئی اور راجیرا تک بحال کر دیا گیا ہے اور منی میں مہیش یاترا کے دوران پھنسے ہوئے عقیدت مندوں کو ان کی منزلوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب قبائلی ضلع لاہور اسپیتی میں پگن نالہ کے راستے نقل و حمل کو بحال کر دیا گیا ہے اور کاذا کی جانب سے بڑی گاڑیوں کو جانے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے۔ شملہ سے پربھا شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ قزاقستان کے شہر شمکنٹ میں 16ویں ایشیائی نشانے بازی چیمپئن شپ میں بھارت نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ بھارت چیمپئن شپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سونے کے 50 تمغے جیت کر سر فہرست ہے۔ اس نے چاندی کے 26 اور کانسے کے 23 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 99 تمغے جیتے ہیں۔ میزبان قزاقستان تمغوں کی فہرست میں دوسرے مقام پر جبکہ چین تیسرے مقام پر ہے۔ بھارت کے انکر متل نے کل چیمپئن شپ کے آخری دن شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مردوں کے ڈبل ٹریپ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ بیگم۔ شکریہ آسیہ۔ آج راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے جاپان کے دورے کی تکمیل اور چین کے دورے کے آغاز کو اولین شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم جاپان کے کامیاب دورے کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم SCO چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین پہنچے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر بات کی۔ جناب مودی کی جن پنگ اور پوتن سے ملاقات پر دنیا کی نظریں۔ جبکہ روزنامہ ملاب کی اہم سرخی ہے، رواں مالی سال کی پہلی سہمائی میں بھارت کی جی ڈی پی میں تیزی سے اضافہ، جی ڈی پی 7.8% پر پہنچ گئی۔ بھارت دنیا بھر میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اخبارات کی دوسری اہم خبر ہے، ٹرمپ کی بین الاقوامی اقتصادی حکمت عملی کو بڑا دھکا، امریکی عدالت نے ٹیرف کو بتایا غیر قانونی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO سربراہ کانفرنس چین کے شہر تیانجن میں آج شروع ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے اور 2 طرفہ میٹنگیں کریں گے۔ وزیر اعظم آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی دفاع کے شعبے میں خود کفالت حاصل کرنے کی کوشش ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے نہایت اہم ہے۔ حوثی گروپ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے وزیر اعظم احمد الراوی یمن میں اسرائیل کے فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے، اور بھارت نے قزاقستان کے شمکنٹ میں 16ویں ایشیائی نشانے بازی چیمپئن شپ میں تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ چیمپئن شپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سونے کے 50 تمغے جیت کر سر فہرست رہا۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔